हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का पार्ट 7 सिंपल लीनियर मोशन। ठीक है, सरल आवर्त गति ये पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, ध्यान देना। हमने इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, गति की तीन समीकरण पढ़ चुके हैं। मैंने पढ़ी थी क्या, v बराबर u प्लस ए टी पढ़ी थी। ठीक है, दोबारा क्या पढ़ी थी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी क्या पढ़ी थी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। गति की क्या पढ़ी थी, तीनों समीकरण पढ़ चुके हैं। पहले v बराबर u प्लस ए टी कैसे सिद्ध की गई थी ये बताया गया था। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे सिद्ध की गई थी ये बताया गया था। और जो तीसरी समीकरण थी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s ये सिद्ध की गई थी, इसके बारे में बताया गया था। गति की क्या थी, तीन समीकरण। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे गुरुत्व गति के बारे में। देखिए, इसमें कुछ कंडीशन होती है। क्या होती है इसमें, कुछ क्या होती है कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन होगी, अगर वेग लगातार बढ़े, यदि वस्तु का वेग लगातार बढ़ेगा तब क्या होगी। देखिए समीकरण, यदि वस्तु का वेग बढ़े, अगर वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है तो ये इसमें क्या होगा, इसमें त्वरण होगा a। ठीक है, यानी प्लस का a होगा। यदि वस्तु का वेग बढ़ेगा तो प्लस का a होगा। ठीक है, जहां पर यहाँ पर a और प्लस a रखेंगे यही समीकरण हो जाएगी। यानी v बराबर क्या लगाओगे, u प्लस a टी लगाओगे ये समीकरण। s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर लगाओगे। और तीसरी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगाओगे। मतलब कि अगर वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है तो क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी जो गति की समीकरण है, तो क्या करेंगे यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी लगा देंगे। तो v बराबर u प्लस ए टी जहाँ पर है वहां पर क्या कर देंगे, v बराबर u प्लस ए टी लगा देंगे। क्यों, यदि वस्तु का वेग बढ़ेगा तो यहाँ पर प्लस का a लगेगा, यानी त्वरण जो होगा वो धनात्मक होगा और वेग धनात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा, अगर वस्तु का वेग क्या होगा, अगर वस्तु का वेग लगातार बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वस्तु का वेग लगातार बढ़ेगा तो उसका मतलब त्वरण होगा। और अगर त्वरण होगा तो कैसा त्वरण होगा, उसमें होगा धनात्मक त्वरण। तो v बराबर u प्लस ए टी होगा, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होगा। यानी जिस प्रकार से आपने समीकरणों को सिद्ध किया था, इन्हीं समीकरणों को आप लगाएंगे। यानी वस्तु का वेग अगर बढ़ेगा तो प्लस का a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या करेंगे, और हाँ इसमें त्वरण होगा, वस्तु का वेग बढ़ेगा तो इसका मतलब उसमें त्वरण होगा, धनात्मक त्वरण होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या करेंगे हम, दूसरी बात क्या करेंगे, देखिए जो दूसरी बात होगी वो क्या होगी कि यदि वस्तु का वेग घटे, यदि क्या हो, वस्तु का वेग क्या हो, वस्तु का वेग घटे, अगर वस्तु का वेग घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें मंदन होगा। क्या होगा, मंदन। और मंदन का मतलब होगा माइनस ए। यानी कि जहां पर अगर वस्तु का वेग घटेगा इसका मतलब ऋणात्मक वेग, और इसका मतलब मंदन होगा। मंदन का मतलब जो त्वरण होता है उसमें माइनस का निशान लगाते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की जगह पर हो जाएगा माइनस ए। मंदन के लिए आप ऋणात्मक त्वरण लेते हैं। अगर वस्तु का वेग बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण हो जाएगा, और अगर वस्तु का वेग लगातार घटेगा तो उसमें मंदन अर्थात ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर यदि वस्तु का वेग बढ़ेगा तो आप पॉजिटिव ए लेंगे, और अगर वस्तु का वेग घटेगा तो निगेटिव ए लेंगे। क्यों, क्योंकि जब वस्तु का वेग घटेगा तो उसमें मंदन होगा, मंदन का मतलब उसमें ऋणात्मक त्वरण होगा। तो जब वस्तु का वेग घटेगा तो ये इक्वेशन बदल जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी v बराबर u माइनस ए टी, क्योंकि जहां पर प्लस है वहां पर क्या करेंगे माइनस ए लगाएंगे। तो a बराबर हो जाएगा माइनस ए। क्यों, क्योंकि मंदन हो रहा है, मंदन के लिए माइनस ए लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी की जगह पर हो जाएगा v बराबर u माइनस ए टी। ठीक है, और दूसरी जो समीकरण है s बराबर क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मंदन हो रहा है, और अगर मंदन हो रहा है इसका मतलब माइनस ए होगा। जहां जहां पर प्लस ए समीकरण में है वहां वहां पर आप माइनस ए लगाएंगे, तो s बराबर ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तीसरी जो समीकरण है वो क्या है,
v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a से यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2as। तो एक बात याद रखेंगे, अगर किसी भी वस्तु में वेग बढ़ रहा है, अगर आपकी क्या हो रहा है, सिंपल लीनियर मोशन हो रहा है, सरल आवर्त गति हो रही है, सरल रैखिक गति हो रही है, तो उसमें अगर वेग बढ़ रहा है तो आप इक्वेशन में प्लस ए लगाएंगे, ठीक है। अगर वस्तु का वेग घट रहा है तो क्या कर देंगे, माइनस ए लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु का अगर वेग घटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंदन होगा, और मंदन के लिए आप ऋणात्मक एक्सेलरेशन लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तीसरी जो कंडीशन है, पहली कंडीशन है यदि वस्तु का वेग बढ़े तो प्लस है, दूसरी कंडीशन यदि वस्तु का वेग घटे तो माइनस है। क्यों माइनस है? क्योंकि यहाँ पर मंदन है, और अगर मंदन है इसका मतलब क्या है, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है, अगर वस्तु का वेग क्या हो, नियत हो, यदि वस्तु का वेग क्या हो, नियत हो। तीसरी कंडीशन है यदि वस्तु का वेग क्या हो, नियत हो। तो अगर वस्तु का वेग नियत होगा तो उसमें जो त्वरण होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वस्तु का वेग नियत है इसका मतलब वेग परिवर्तन नहीं होता है। हमें पता है कि त्वरण तभी उत्पन्न होता है किसी वस्तु में जब उस वस्तु में वेग परिवर्तन होता है। जब वस्तु में वेग परिवर्तन होता है तभी त्वरण उत्पन्न होता है, और अगर किसी वस्तु में वेग परिवर्तन नहीं है, अगर किसी वस्तु में वेग परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब त्वरण जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर वस्तु का वेग नियत है तो इसका मतलब त्वरण 0 होगा, और अगर त्वरण 0 है तो जहां जहां पर आप इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में देख रहे हैं, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और ये है तीसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन में अगर वस्तु का वेग नियत होगा तो ए का मान होगा 0, यानी एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। जब एक्सेलरेशन नहीं होगा इसका मतलब समीकरण जो होगी वो बदल जाएगी, वो हो जाएगी v बराबर, देखिए अगर आप a की जगह पर 0 रखोगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, बचेगा v बराबर u बचेगा, ठीक है। v बराबर कितना हो जाएगा, u। इसका मतलब अगर वस्तु का वेग नियत है तो त्वरण 0 होगा, और अगर त्वरण 0 होगा तो इसका मतलब जो उसका प्रारंभिक वेग होगा वो उसका अंतिम वेग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो नियत वेग है इसका मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। a बराबर 0, इसका मतलब v बराबर u। क्यों? क्योंकि पहली इक्वेशन में v बराबर u प्लस at में अगर वस्तु का वेग नियत है तो त्वरण 0, और अगर त्वरण 0 है तो a की जगह पर 0 जैसे रखोगे, जैसे ही a के स्थान पर 0 रखोगे आप तो v बराबर u प्लस at हो जाएगा, at की जगह पर यानी 0 into t। जब 0 की आप t से गुणा करोगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, बचेगा v बराबर u के। अच्छा, ये तो पहली इक्वेशन। अब अच्छा यहाँ पर अगर दूसरी इक्वेशन देखी जाए तो ये हो जाएगा s बराबर 1/2, a की जगह पर 0 रखोगे तो ये पूरा पोर्शन हो जाएगा 0। जब ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा तो s बराबर क्या बचेगा, ut बचेगा। s बराबर क्या बचेगा, ut बचेगा, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? यदि वस्तु का वेग नियत है तो त्वरण है नहीं, जब त्वरण नहीं है तो s बराबर हो जाएगा ut। एक तीसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो तीसरी इक्वेशन है वो हो जाएगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a का मान 0 है, ठीक है। तो यदि वस्तु का वेग नियत होगा तो उसमें त्वरण 0 होगा, ठीक है, क्योंकि वेग परिवर्तन नहीं है। नियत वेग का मतलब उसमें वेग परिवर्तन नहीं है, जितना पहले है उतना बाद में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब दूसरी इक्वेशन में आप a के स्थान पर 0 रखोगे तो s बराबर हो जाएगा ut, और तीसरी इक्वेशन में अगर आप a के स्थान पर 0 रखोगे तो 2s खत्म हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर बचेगा u स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर का मतलब v बराबर हो जाएगा u। तो ये हो जाएगा गति की तीसरी इक्वेशन। तो आपको पता इतना करना है कि हर कंडीशन में आपको गति की समीकरणों को समय समय पर बदलना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बदलना पड़ेगा ये आप देख रहे हैं। तो आपने
आपने अभी पढ़ी थी कि चौथी इक्वेशन आपको बाद में बताई जाएगी। सबसे पहले इसकी कंडीशन के बारे में समझो कि आपको जो v बराबर u प्लस एटी दिखाई पड़ रहा है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी इसको दिखाई पड़ रहा है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या है, इसमें कंडीशन है नंबर 1 क्या है, यदि वस्तु का वेग बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण, ऐसे ही इक्वेशन उतार दोगे। अगर वस्तु का वेग घटेगा तो मंदन, बंधन के लिए माइनस एल लगाते हो। ठीक, इसके बाद यदि वस्तु का वेग नियत हो, अगर नियत वस्तु का वेग है इसका मतलब त्वरण 0 है, और त्वरण 0 का मतलब जहां जहां पर आप एक्सेलरेशन देख रहे हैं, जहां जहां पर आप त्वरण देख रहे हैं वहां वहां पर 0 रखोगे तो इक्वेशन बदल जाएगी। v बराबर u बचेगा, s बराबर ut बचेगा, v बराबर u बचेगा। ठीक, अच्छा चौथी जो कंडीशन है वो क्या है, चौथी कंडीशन है यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे, यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे। हाँ देखो, यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे मतलब गाड़ी जो आपकी वस्तु है वो गति करने से पहले रुकी हो। इस कंडीशन में अगर वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे मतलब कंडीशन देखिए क्या है, कंडीशन है यदि वस्तु क्या हो, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे। जब वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगी तो क्या होगा, तो होगा कि उसका प्रारंभिक वेग 0। क्यों, क्योंकि देखिए पहले वस्तु रुकी है ना, विरामावस्था का मतलब, इसका मतलब ये है कि गाड़ी चलने से पहले रुकी है, तो गाड़ी अगर चलने से पहले रुकी है तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 होगा, और अगर प्रारंभिक वेग 0 है तो गति की समीकरण बदल जाएंगी। जो आपको v बराबर u प्लस एटी दिखाई पड़ रहा है, अगर वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगी तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, इसका मतलब u का मान 0 हो जाएगा। जब u का मान 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा v बराबर हो जाएगा a इंटू टी, तो v बराबर हो जाएगा a इंटू टी, इसका मतलब u बराबर कितना है, u बराबर 0 है। और जब u बराबर 0 हो जाएगा, ये कब कर रहे हैं हम, ये तब कर रहे हैं हम जब वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे, और जब वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा तो हम u की जगह पर 0 लेंगे। जब u की जगह पर 0 लेंगे तो v बराबर हो जाएगा a इंटू टी। ठीक है, अच्छा s बराबर क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। जैसे हम u की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, जब s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, जहां पर हम u की जगह पर अगर वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है तो हम u की जगह पर 0 लेंगे, और जब u की जगह पर 0 लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये 0, इसका मतलब बचेगा s बराबर हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि u की तो खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 है u का मान, तो ये बचेगा s बराबर हाफ एटी स्क्वायर की। अच्छा तीसरी इक्वेशन क्या है, तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। इस गति की समीकरण को भी आपको बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगी तो u का मान 0 हो जाएगा। जैसे u का मान 0 रखोगे आप तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2as, क्योंकि u का मान 0 हो जाएगा, 0 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 0, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2as, अर्थात v बराबर अंडर रूट 2as। तो इसका मतलब आपको पता चल गया गति की तीनों समीकरणों के बारे में कि कहां पर क्या करना होगा। कभी भी अगर इन इक्वेशनों में अगर आपको कंडीशन दिखाई पड़े कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो हमेशा ऐसे ही प्लस a रख देंगे, बन जाएगी ऐसी समीकरण। कभी भी अगर कहे कि वस्तु का वेग घट रहा है तो माइनस a लगाओगे, और कभी कहे कि वस्तु का वेग नियत है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा, इक्वेशन बदल जाएगी। अगर कभी कहे कि यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे, और अगर वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है तो इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, और अगर प्रारंभिक वेग 0 है तो इसका मतलब जो आप गति की समीकरण देख रहे हैं इन समीकरणों में आप प्रारंभिक वेग u की जगह पर 0 रखेंगे। जब प्रारंभिक वेग u की जगह पर 0 रखेंगे तो आपकी इक्वेशन अपने आप बदल जाएगी। तो ये सब कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि इन्हीं समीकरणों को आप अपने माइंड में भी बदल
है तो माइनस लगा देंगे, और अगर नियत वेग है तो इसका मतलब क्या होगा, त्वरण 0 कर देंगे, और अगर विरामावस्था से चल रही है तो u की जगह पर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हम गति की समीकरणों को कैसे बदलेंगे। हम गति की समीकरणों को इस प्रकार से बदलेंगे, इस प्रकार से हमने अभी इसको बदला है, ठीक है। इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, ये सारी की सारी गतियां जो है वो सरल रैखिक गति में लगाएंगे, हम इनको हम किसमें लगाएंगे, सरल रैखिक गति में। इन इक्वेशनों का उपयोग हम सरल रैखिक गति में ही करेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, इनको हमें क्या करना होगा, बदलना होगा, ऐसे बदलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, ये तो रैखिक गति की, अब हम बात करेंगे गुरुत्व गति की समीकरणें क्या होती हैं। तो देखिए गुरुत्व गति की समीकरणें कैसे बनाएंगे, हम ध्यान सुनेंगे। तो रैखिक गति में हमने क्या किया था, ध्यान से सुनो। यहाँ पर एक वस्तु A थी, ठीक है, यहाँ पर गई रैखिक गति में B पर, इसमें कितनी दूरी चला, S दूरी चला, कितना समय लिया, T समय लिया, इसमें कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, A त्वरण उत्पन्न हुआ, ठीक है। इसका प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग v था। इन 5 भौतिक राशियों से हमने 3 इक्वेशन बनाई। नंबर 1 बनाया v बराबर u प्लस at, ठीक। दूसरी इक्वेशन बनाई s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरी हमने इक्वेशन बनाई v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, अर्थात गति की 3 समीकरणें इन 5 भौतिक राशियों से मिलकर हमने बनाई, ठीक है। इनके बारे में हमने आपको बताया कि इनको कहां पर कैसे बदलना होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे हम गुरुत्व गति की समीकरणों की। गुरुत्व गति की समीकरणें, तो देखिए गुरुत्व गति की समीकरणें समझने से पहले हमें गुरुत्व गति के बारे में पता करना है। हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सरल रैखिक गति। तो हमने पढ़ा है सरल रैखिक गति, यानी कि पृथ्वी पर गति जो हो रही है एक सीधी रेखा में, उसे कहा जा रहा है सरल रैखिक गति। जैसे कि किसी सड़क पर दौड़ती हुई कार की गति, ठीक है, और बाइक की गति है, ठीक है। तो ये सब क्या होगी, ट्रेन की गति, ये सब क्या होंगी, सरल रैखिक गति। लेकिन हम क्या करेंगे, गुरुत्व गति की समीकरणें कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, गुरुत्व गति के बारे में पढ़ना चाहिए। तो गुरुत्व गति क्या होता है, क्या होता है कि जब आप किसी बल वस्तु को पृथ्वी से कुछ, पृथ्वी के तल से कुछ ऊपर उठाकर फेंकते हैं, तो वो क्या होती है, वस्तु ऊपर जाकर फिर वापस पृथ्वी पर आ जाती है। तो हम जब किसी वस्तु को पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु क्या करती है, जो गति करती है उसे कहा जाता है गुरुत्व गति, ठीक है। क्या कहा जाएगा, गुरुत्व गति कहा जाएगा। कैसे कि जब हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी से कुछ ऊपर उठाकर फेंका जाता है तो वह वस्तु क्या होती है, ऊपर जाती है, जाने के बाद फिर वापस आ जाती है। तो ये जो गति हो रही है ऊपर जाने और वापस आने में, तो इस प्रकार की गति को आप क्या कहेंगे, गुरुत्व गति कहेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल मोशन कहेंगे। तो ये जो ग्रेविटेशनल मोशन होता है, गुरुत्व गति होता है, ग्रेविटी मोशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो जो गुरुत्व गति है तो आपको समझ ही गए होंगे क्या होता है कि जब भी हम किसी वस्तु को पृथ्वी के तल से कुछ ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर नीचे जो गति होती है उसको क्या कहा जाएगा, गुरुत्व गति कहा जाएगा। इसमें भी क्या होगी, इक्वेशन, जैसे इमेजिन के तौर पर मान लेते हैं यहाँ पर हम खड़े हैं पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है। इस पृथ्वी से हमने n द्रव्यमान का कोई पिंड क्या किया है, ऊपर फेंका है। जैसे आप ऊपर फेंकोगे तो माना जैसे ही आप फेंकोगे तो उसका प्रारंभिक वेग u होगा, ऊपर जाने के बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मान लेते हैं ऊपर h ऊंचाई जाने के बाद, माना कि ये पिंड जो है h ऊंचाई जाने के बाद इसका वेग हो गया अंतिम v, ठीक है। तो जैसे ही आप पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, जैसे हमने इस मार्कर को ऊपर फेंका, जहां पर से हमने फेंका तो उसका ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो जैसे ही पृथ्वी पर किसी वस्तु को आप फेंकेंगे तो उसका प्रारंभिक वेग u होगा। ये माना पिंड h ऊंचाई पर जाकर इसका अंतिम वेग v हो गया, ठीक है। और जब ये पिंड यहाँ से नीचे से पॉइंट A से B तक गया तो इसका जो पॉइंट A होगा और जो पॉइंट B होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी ऊंचाई h तय किया,
ठीक है। और इसने समय लिया, मान लेते हैं ए से बी तक जाने में t, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है गुरुत्वीय त्वरण g। इसमें कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। अब देखिए हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण की कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, रैखिक त्वरण होता है। इसमें देखिए प्रारंभिक वेग इसमें भी होगा, प्रारंभिक वेग इसमें u होगा, अंतिम वेग इसमें v होगा, इसमें भी अंतिम वेग v होगा। इसमें लिया गया समय t होगा, तो इसमें भी लिया गया समय t होगा। बस इसमें दूरी होगा s, इसमें ऊंचाई होगा h, क्योंकि इसमें दूरी चलेगा, इसमें ऊंचाई चलेगा, ठीक है। ये बात क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, लीनियर मोशन है, ये ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय मोशन है, मतलब गुरुत्वीय गति है। ये रैखिक गति है, ये गुरुत्वीय गति है। रैखिक गति और गुरुत्वीय गति में क्या होगा, देखिए रैखिक गति में आप दूरी चलेंगे s, यहाँ पर ऊंचाई में चलेंगे h, ठीक है। यहाँ पर होगा रैखिक त्वरण a, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होगा g। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, देखिए रैखिक त्वरण क्या होता है, ये तो आपको पता है कि जब किसी वस्तु में वेग परिवर्तन होता है तो क्या होता है, वेग परिवर्तन और समय के अनुपात को कहा जाता है त्वरण। एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को कहा जाता है त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या, ये रैखिक त्वरण हो गया, ठीक है। अच्छा गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा कि जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेग लगातार घटता जाता है, और अगर ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसका वेग लगातार बढ़ता जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, वेग परिवर्तन होता है। मतलब कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर फेंकते हैं या नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसके वेग में भी क्या होता है, परिवर्तन, जिसके कारण इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। इसे g से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, त्वरण a, जिसे कहा जाता है रैखिक त्वरण a, इसमें होगा गुरुत्वीय त्वरण a, क्योंकि हम जब रैखिक गति करेंगे तो उसमें भी हम त्वरण को उत्पन्न करेंगे, वेग परिवर्तन करेंगे तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात जब हम किसी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें भी क्या होता है, वेग परिवर्तन होता है, या तो वेग बढ़ता है या तो वेग घटता है, अर्थात उसमें भी क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, जिसे कहा जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। बस देखिए रैखिक गति और गुरुत्वीय गति में शब्दों में सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें त्वरण a लिया जाता है, इसमें त्वरण g लिया जाता है, क्योंकि इसमें रैखिक त्वरण a होता है, इसमें गुरुत्वीय त्वरण g होता है। इसमें दूरी s लिया जाता है, इसमें ऊंचाई h लिया जाता है। बस क्या होगा कि गुरुत्वीय गति की समीकरणों को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे आप रैखिक गति की समीकरणों में जहां पर आपने a लिखा है वहां पर आपको g करना होगा, और जहां पर आपने s लिया है वहां पर आपको h करना होगा। यानी कि रैखिक गति और गुरुत्वीय गति की समीकरणों, रैखिक गति की समीकरणों से आप गुरुत्वीय गति की समीकरणें प्राप्त करेंगे। कैसे, आपको मैंने पूरा जो है स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, चित्र बनाकर दिखाया है कि इसमें क्या होता है, प्रारंभिक वेग इसमें u होगा, इसमें भी प्रारंभिक वेग u होगा, ठीक। इसमें क्या होगा, अंतिम वेग v, तो इसमें भी अंतिम वेग v होगा। इसमें क्या होगा, लिया गया a से b तक जाने में लिया गया समय t है, तो इसमें भी a से b तक जाने में लिया गया समय t होगा, ठीक। अच्छा a से b तक इसमें दूरी चला s, यहाँ पर a से b तक इसमें ऊंचाई चला h, जहाँ पर रैखिक त्वरण होगा a, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होगा g, जिसमें g का मान जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको लगभग में 10 भी कर सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बात याद रखेंगे कि गुरुत्वीय गति की समीकरणें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रैखिक गति की समीकरणों में, रैखिक गति की समीकरणों में यदि आप a के स्थान पर g और s के स्थान पर अगर आप h रख दें तो जो रैखिक गति की समीकरणें हैं वो बन जाएंगी गुरुत्वीय गति की समीकरणें। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, रैखिक गति के रैखिक त्वरण के स्थान पर आपको गुरुत्वीय त्वरण करना पड़ेगा, और दूरी के स्थान पर आपको h ऊंचाई करना पड़ेगा। तो आपको जो दिखाई पड़ रही है रैखिक गति की समीकरणें, वो अगर आपको गुरुत्वीय गति की समीकरणों में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रैखिक त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण और रैखिक दूरी यानी कि दूरी के स्थान पर आपको h लेना पड़ेगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर v बराबर u प्लस at, तो
जहां पर ए है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस ए के स्थान पर आपको जी करेंगे तो तुरंत बन जाएगा गुरुत्वीय गति की समीकरण, u प्लस हो जाएगा gt। तो ये हो जाएगा गुरुत्व गति की पहली इक्वेशन। ठीक है, तो रेखिक के त्वरण के स्थान पर आपको बस करना पड़ेगा गुरुत्वीय त्वरण और दूरी के स्थान पर आपको करना पड़ेगा ऊंचाई h। ठीक है, तो v बराबर u प्लस gt हो गया। अच्छा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये है रैखिक गति की समीकरण। अगर आपको इसको गुरुत्वीय गति की समीकरण में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो आपको s के स्थान पर h करना पड़ेगा और a के स्थान पर g करना पड़ेगा। तो s के स्थान पर h और a के स्थान पर g, ये हो जाएगा h बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये गति गुरुत्वीय गति की दूसरी इक्वेशन। बस आपको s के स्थान पर h और a के स्थान पर g कर दिया। अच्छा, तीसरी इक्वेशन आपको क्या पता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, a के स्थान पर g और s के स्थान पर आपको h करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2gh। ये हो जाएगा आपकी गुरुत्व गति की इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है और ये तीसरी इक्वेशन है। तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चला, आयोग तो समझ में आया होगा क्या होगा। देखिए, ये है रैखिक गति। रैखिक गति में प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, लिया गया समय t, चली गई दूरी s और एक्सेलरेशन a यानी त्वरण a। गुरुत्वीय गति में प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, लिया गया समय t, ऊंचाई सिर्फ होगा h और जो गुरुत्वीय त्वरण है वो है g, बस बाकी कुछ भी नहीं है। बस आपको रैखिक गति की समीकरणों में a के स्थान पर g यानी रैखिक त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण और दूरी के स्थान पर ऊंचाई लेना पड़ेगा, तुरंत बन जाएगी आपकी गति की समीकरण। कौन सी, गुरुत्वीय गति की समीकरण। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ, यहाँ पर क्या होगा कि जो u है इसमें भी क्या होगी, कंडीशन होगी 4। सबसे पहले अगर विरामावस्था से ऊपर कोई स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ी जा रही वस्तु तो u के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा। ठीक है, u के स्थान पर 0। अगर आप वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो त्वरण होगा, प्लस का g हो जाएगा। अगर ऊपर से अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो माइनस का g हो जाएगा, क्योंकि मंदन होगा ना। अगर वेग नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वेग घटेगा, वेग घटेगा तो मंदन, मंदन की जगह पर माइनस, यानी कि जब आप नीचे से ऊपर फेंकोगे तो माइनस gt हो जाएगा। ठीक है, माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। और अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो आप प्लस gt कर देंगे। तो इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। और स्वतंत्रतापूर्वक अगर फेंकी जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, u का मान हो जाएगा 0। तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को क्या करेंगे आप लोग, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो ये क्या था, रैखिक गति की समीकरण, ये क्या थी, गुरुत्वीय गति की समीकरण है। ठीक है, इस बात को क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। तो हमने बताया कि गुरुत्व गति क्या होती है, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो वस्तु जो गति करती है उसे कहा जाता है गुरुत्वीय गति। इसके बाद मैंने बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण को आप g से व्यक्त करते हैं, इसका मान 9.8 होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है कि आप जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब भी वेग परिवर्तन होता है, और अगर आप वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तब भी वेग परिवर्तन होता है। क्यों, क्योंकि कभी भी आप देख सकते हैं ना कि आप जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेग लगातार घटता है, इसका मतलब वेग परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब उसमें त्वरण होगा, कौन, गुरुत्वीय त्वरण। अगर किसी वस्तु को चोटी से नीचे की ओर फेंका जा रहा है तो उसके वेग लगातार बढ़ता है, जब उसका वेग लगातार बढ़ता है इसका मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया है, उसी को कहा जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। जिस प्रकार से आप गाड़ी में स्पीड बढ़ाते हैं, वेग परिवर्तन करते हैं तो रैखिक त्वरण उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से जब आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे फेंकते हैं तब भी उसमें वेग में परिवर्तन होता है, जिसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान 9.8 होता है और स्थान बदल जाने पर इसका मान भी बदल जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, हालांकि बहुत कम बदलता है तो इसको मान हम g बराबर 9.8 ही ले लेते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसमें भी कंडीशन होगी, क्या होगी कि अगर वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो वेग में क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, मतलब वेग कम हो रहा है। जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो आप माइनस g कर देंगे। अगर वस्तु को कहां से, नीचे से कहां फेंक रहे हैं, ऊपर, तो हो जाएगा माइनस का g। अगर आप ऊपर से वस्तु आ रही है नीचे
तो इसका मतलब वेग बढ़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा प्लस जी। अगर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाए वस्तु, स्वतंत्रता पूर्वक अगर वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जा रही है तो u बराबर हो जाएगा 0। इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अगर कभी भी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो उसमें मंदन होगा, मंदन होगा यानी उसका वेग घटेगा, घटेगा वेग तो मंदन होगा, इसका मतलब माइनस जी हो जाएगा। और अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उसका मतलब वेग बढ़ेगा तो हो जाएगा प्लस का जी। तो याद रखेंगे अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो माइनस जी, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो प्लस जी। और अगर स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु को छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा u बराबर 0। तो v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, इस बराबर इक्वल प्लस हाफ जी टी स्क्वायर u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g x। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। बाकी अब अगला लेक्चर अगले